नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शतरंज की बिसात पर एक घोड़ा होता है जो 2.5 कदम एक साथ चल सकता है और किसी भी मोहरे के ऊपर से आगे बढ़ सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा ही किरदार जिसने अपने दम पर एक पूरी पार्टी में जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है उसके लिए बगावत की, मुख्यमंत्री बने और आज चुनावी मैदान में महायुति की तरफ से हैं एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना के और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज तक। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये जो आज की परिस्थिति में हम देखते हैं, आपने बीते दिनों अपने भाषण में कहा है कि मेरी दाढ़ी की खिल्ली मत उड़ाना, मैं अपनी दाढ़ी से अघाड़ी को गड्ढे में डाला हूं। चालू सरकार को टांगा है और मैंने टांगा पलटी करी है। इस मतलब क्या सोच है आपकी? क्योंकि आप ये कहते हैं कि बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी डेयरिंग चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए। तो ऐसा करने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना। जो रूलिंग पार्टी से निकलना, रूलिंग पार्टी से बाहर जाना, सत्ता को छोड़ना, इसलिए बड़ी डेयरिंग तो लगती है। और इतने 50 लोगों को साथ में रखना, ये भी बड़ी डेयरिंग और विश्वास की बात होती है। और जब हमने कहा था कि हम शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, हमारी सरकार भी उनके साथ ही बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं बन सकी। जो बाला साहब ठाकरे जी नहीं चाहते थे कांग्रेस को मैं साथ में लेना, वो कहते थे मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मेरी कांग्रेस होगी तो मेरी पार्टी बंद करूंगा। फिर भी उद्धव ठाकरे जी ने खुद के स्वार्थ के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। ये कहा था उन्होंने आप लोगों से कि सीएम नहीं बना रहे इसलिए छोड़ा, क्योंकि वो तो इनकार करते हैं कि कुर्सी के लिए नहीं गया। नहीं तो काय के लिए गए? कुर्सी में बैठने के लिए गए या कुर्सी क्या था उनको? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें कहा है आपको 2.5 साल का मुख्यमंत्री हम बाद में बनाएंगे, तो उनको बनना था, पहले बन गए हो। जैसे आंकड़े आ गए नंबर, उनको लगा हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, उसका पूरा फायदा उठा लिया उन्होंने और लोगों के साथ धोखा किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजीर खोप दिया और सरकार बना दिया। बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है और एक पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम वफादार हैं बाला साहब ठाकरे के, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो गद्दारी हो गई। अरे गद्दार कौन है? जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया, शिवसेना और धनुष बाण कांग्रेस के साथ जोड़ दिया, कांग्रेस के गले में बांध दिया, ये क्या है? ये क्या वफादारी होती है? वफादारी ये होती है बाला साहब ठाकरे जी के विचार को संभाल के रखना, उनके आदर्शों पे चलना। वो हमने किया है। बाला साहब ठाकरे जी को जिन्होंने बदनाम किया, उसी कांग्रेस के साथ वो मिल गए, ये कौन सी वफादारी है? राहुल गांधी ने लेकिन ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि दी है बाला साहब ठाकरे को। अच्छी बात है। सब जगह से अभी तक उन्होंने ये बोलने का कभी कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उनको क्या लगता था पता नहीं, और उनमें उनके दिल में भावना क्या थी शिवसेना का प्रति पता नहीं। ये पॉलिटिकल तो एजेंडा बना लिया, लेकिन शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी के प्रति जो उनका प्रेम कभी उन्होंने व्यक्त नहीं किया था। तो आज अच्छी बात है, चारों ओर से लोग बोल रहे हैं बाला साहब ठाकरे जी को आप हिंदू हृदय सम्राट बोलो। है हिम्मत उनकी, बोल सकते हैं। आज उद्धव जी भी नहीं बोलते, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में उनकी जवान अचकचा जाती है। अब ये काहे के वफादार? हम तो खुलेआम कहते हैं। आप तो अभी भी माला चढ़ा के आए और वहाँ हिंदू हृदय सम्राट ही बोला जा रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार को, विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे। जो उनको चाहिए था वही कर रहे। उनको डेवलपमेंट चाहिए थी, उनको कल्याणकारी योजना चाहिए थी, इस राज्य का विकास चाहिए थी, ये गरीब तबके के लोगों को बड़ी मदद देनी चाहिए थी, वो कर रहे हैं हम। हिंदू हृदय सम्राट आप कह रहे हैं, वहां से लेकर आज महायुति के हिस्से में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा आपको फिट बैठता है? अब अजीत पवार हो, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, सब कह रहे हैं ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए, उसको शिंदे जी को जमता है। अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, क्या बोलना गुनाह है? हमको एक होकर हमारे राज्य में जो चुनाव है एक होकर वोट करना कहना गुनाह है? चुनाव आयोग भी कहता है, गवर्नमेंट मशीनरी भी कहते हैं वोट का परसेंटेज बढ़ाओ, लोकसभा में कम हुआ था। तो एक होकर एक है तो सेफ है, इसका मतलब क्या है? हम सब लोग मिलकर ये लोकशाही में वोट करें और महायुति सरकार को जिताए, जो महायुति सरकार हमारे राज्य को सुरक्षित रख सकती है, हमारे माँ बहनों को बेटियों को सुरक्षित रख सकती है, इसका विकास कर सकती है। ये क्या है? जैसे ब्रिटिशों ने तोड़ो फोड़ो और राज करो, ऐसे कांग्रेस कर रही है, महाविकास आघाड़ी कर रही है। जैसे लोकसभा में फेक नैरेटिव फैलाकर डराया, सबको धमकाया, संविधान बदलेगा, मुसलमानों को डराया, क्रिश्चियनों को डराया, आदिवासियों को डराया, पिछड़ी जातियों को डराया, वोट ले लिए। संविधान बदलने वाला है। और ये चुनाव जो है ये लोकलाइज चुनाव है, ये स्थानिक मुद्दों पर चुनाव है, ये विकास के मुद्दों पर चुनाव है। और इसलिए एक होकर, एकजुट होकर अपने आप में बांटो मत। और जैसे तोड़ो फोड़ो और राज करो, ये ब्रिटिश की जो पॉलिसी ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी कर रही, उनको आप नहीं पूछ रहे क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन हम सब मिलकर का मतलब क्या है? हम सब मिलकर या हिंदू मिलकर? आप उन्होंने ऐसा कहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। तो फिर क्यों ऐतराज क्यों? तो ऐतराज क्यों? किस बात का ऐतराज है? क्या हमें साथ में नहीं आना चाहिए? मोदी जी के साथ में तो हम सब हैं। मोदी जी ने देश का विकास जो किया है वो गौरव की बात है। मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। कौन पूछता था इससे पहले? कोई प्रधानमंत्री विदेश जाता है, गया कभी, आया कभी, कुछ लगता है। आज अमेरिका, रशिया, जर्मनी, बड़े देश जो है उसके जो प्रेसिडेंट है आज हमारे मोदी जी को एक दोस्त की तरह समझते हैं। हमारे देश का नाम इतना ऊंचा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। आज हम आर्थिक महासत्ता बनने जा रहे हैं। क्या विपक्ष को इसका स्वाभिमान नहीं होना चाहिए? अभिमान नहीं होना चाहिए? विदेश में जाकर राहुल गांधी हमारे देश की बदनामी करते हैं, प्रधानमंत्री की बदनामी करते हैं। यहाँ पर कहते हैं संविधान बदलेंगे, संविधान बदला जाएगा, और वहाँ कहते हैं आरक्षण रद्द करो, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करते हैं। क्या मकसद है उनका? और इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी ने जो 50-60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। महाराष्ट्र के मुद्दों पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे विरासत पर करना चाहती हूँ। इस बार जब मोदी सरकार बनी और एनडीए की मीटिंग में आप भी देश की संसद में थे, आपने एक कविता कही थी, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। उद्धव ठाकरे के सामने आप खड़े हुए, आप कह रहे हैं मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे। एकनाथ शिंदे क्या एक ऐसा नाम बन गए हैं जिसको अब उद्धव ठाकरे मिटा नहीं पाएंगे? वो तो कहते हैं हमारे बलबूते शिंदे बने, और आज वो हम ही को ललकार रहे हैं। वो कौन है? हम बाला साहब के ठाकरे जी के चेले हैं, बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं, बाला साहब ठाकरे की शिष्य है। उन्होंने बताए हुए राह पर चलने वाले। वो तो उनके सुपुत्र होके भी बाला साहब ठाकरे जी ने दिखाए हुए मार्ग से उल्टा चल रहे हैं। जो राह बाला साहब ठाकरे जी ने जिसको ठुकराई है, विरोध किया है, उस पर चल रहे हैं। बाला साहब आज रहते तो किसका हाथ पकड़ते? शिवसैनिक का। उनको तो जंगल भेजते फोटोग्राफी करने के लिए, बोले जाओ अब फोटोग्राफी करो। बाला साहब ठाकरे जी कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहने वाले नेता थे। ये कार्यकर्ता को बोलते आप लड़ो, हम घर में बैठते हैं। ऐसा पार्टी का नेता बढ़ता है क्या? और वो क्या कौन खत्म करने वाले हैं? ये खत्म करने की ताकत आप मुझे बोल रहे जेल में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी तुम्हारे दिन भर गए। ये तो जनता के हाथ में होता है ना, वो ना एकनाथ शिंदे के हाथ में, ना उद्धव ठाकरे के हाथ में, ये जनता जनार्दन के हाथ में होता है। लोकसभा में आपकी सीटें 7, उनकी 9, क्यों? हम लड़े 13, हमने सामने 7 जीते हम, तो कौन असली शिवसेना है?
पर इस बार भी तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है ना सर। वो जो 149 पे लड़ रहे हैं, आप 81 पे लड़ रहे हैं, तो ऐसे में फिर वही मामला होगा। अब असल सवाल पे आती हूँ, बीजेपी से बात हुई है या नहीं? आप ही ने बताया कि उद्धव जी ने कहा था कि 2.5 साल का वादा किया था। आपके अंदर कमरे में कुछ बात हुई है कि सीएम आप ही बनाए जाएंगे? मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, मैं एकनाथ शिंदे हूँ। मैं ना चीफ मिनिस्टर बनने के होड़ में इतनी तेजी से मुझे कैसे भी बनना है। महाविकास आघाड़ी में उनको बनना है। दिल्ली से गली में सब जगह घूम रहे हैं, बनाओ। ऐसा हमारे में नहीं है, हमारे में कोई रेस नहीं है। हमारे रेस इस बात के लिए है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को थम्पिंग मेजोरिटी में लाना और इस महाराष्ट्र का विकास करना, लोगों के जीवन में सुधार लाना, लोगों के जीवन में बदलाव लाना, लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना। सीएम कौन बनेगा सर? सब जानना चाहते हैं ना। मैं तो पूरे महाराष्ट्र में घूम रही हूँ, लोग नाम लेते हैं। तो पता चलेगा ना क्या नाम लेते? कुछ दिल में आपके होगा ना, मतलब चाहते तो होंगे। क्या एकनाथ मैं शिंदे चाहता हूँ, महाराष्ट्र का भला चाहता हूँ। मुझे क्या मिला इससे, महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, हमारे राज्य को क्या मिलेगा, जनता को क्या मिलेगा, ये चाहता हूँ। अब महाराष्ट्र के मुद्दों पर आते हैं सर। विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का, मैं पहला मुद्दा किसानों का उठाना चाहती हूँ। कपास और सोयाबीन के किसान, एक डिस्ट्रेस वहां पर दिखता है मूल्यों को लेकर। जो मूल्य है किसानों को वो नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर अपनी जो फसल है उसको बेच नहीं पा रहे। इस पर आपका क्या जवाब है? हमारी सरकार काम कर रही है किसानों को। ये पहली सरकार है, 12,000 रुपया सालाना देती है। 6,000 रुपया पीएम साहब देते, मोदी जी 6,000 हम देते। 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भी पहली सरकार है। अभी बिजली पंप से खेती करने वाले किसानों को बिजली बिल माफ करने का निर्णय हमने लिया है। सोलर पंप जिसको चाहिए उसको देने का निर्णय लिया है। अभी सोयाबीन और कपास के जो दाम कम हुए हैं, मेरी पीयूष गोयल जी से मेरी बात हुई है, मेरी सहकार मंत्री गृह मंत्री अमित शाह सर से मेरी बात हुई है। अब जो एमएसपी है, ये सोयाबीन का एमएसपी के भाव से 4,892 रुपये के दाम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाफेड जितने सोयाबीन है उसको खरीदेगा। अच्छा, 15% मॉइस्चर के साथ। 15% मॉइस्चर हो फिर भी और एमएसपी देगा। जितने सेंटर खोलने हैं खोलो, वो तुरंत खुले जाएंगे और सभी किसानों को राहत दी जाएगी। ये अभी आप शुरू का मतलब अब तो रिजल्ट के बाद होगा ना सर? नहीं, अभी हम सेंटर खोल सकते हैं। ये तो एसेंशियल सर्विस है। ये एसेंशियल सर्विस में आता है, ये हो सकता है। बिल्कुल। और 15% मॉइस्चर भी होगा सोयाबीन का, फिर भी उनको हम खरीद सकते हैं। कॉटन का भी बात है। कॉटन के बारे में भी हमारा निर्णय ऐसा हुआ है कि जो मीडियम स्टेपल कॉटन है उसका रेट जो है एमएसपी 7,121 रुपया, उससे भी सेंटर खोलो, कॉटन खरीदने के लिए तैयार है। दूसरा जो हमारा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसको 7,521 रुपया के दाम पे एमएसपी पे वो खरीदा जाएगा। ये राहत दे रहे हैं हम लोग, किसानों को राहत देंगे। किसान हमारे हैं। चलिए अब मैं बहनों पर आना चाहती हूँ, क्योंकि लाड़की बहन योजना आपने शुरू की। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव के कुछ महीने पहले शिंदे साहब ने ये स्कीम इसलिए किया है ताकि महिलाएं और लड़कियां वोट आपकी पार्टी को कर दें। उन्होंने 3,000 का अनाउंसमेंट कर दिया मैनिफेस्टो। देखिए, हमने ये लाडली बहन योजना चुनाव को सामने देखते हुए नहीं किया है। हमारी सरकार जब से स्थापित हुई 2 साल हुए, 2.25 साल, हमने लेक लाड़की लखपति योजना की, हमने किसानों की योजना की, हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको योजना की, हमने महिलाओं को एसटी में 50% देने की योजना की। और ये योजना करते करते हम पूरा प्रावधान कर रहे थे। पैसे का प्रिपरेशन, बजट प्रिपरेशन होना चाहिए, और तब जाके हमने लाडली बहना का ऐलान कर दिया। चुनाव को देखे नहीं, हम कांग्रेस नहीं है, हम महाविकास आघाड़ी नहीं है। ये चुनाव में ऐलान करते हैं
बाद में मुकर जाते। हमने 5 किस्त हमारे बहनों के खाते में भर दिए हैं और पूरे साल का बजट 33,000 करोड़ रुपए हमने रखा है। ये इलेक्शन की स्कीम नहीं है, ये चुनावी स्कीम नहीं है, ये परमानेंट स्कीम है। इसीलिए तो विपक्ष डरा हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। पर ये रेवड़ी नहीं अब है। क्या करें? देखिए, प्रधानमंत्री भी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोलते हैं सर कि आप स्टेट का इकोनॉमिक्स को, स्टेट की अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करेंगे अगर ऐसे पैसा देते रहेंगे। हम किसको पैसा दे रहे हैं? जिसके पास पैसे बहुत है उसको दे रहे हैं। कई स्टेट में जो गरीब भी है, मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, जो अमीर है, उसको भी देते हैं। हम यहाँ सिर्फ गरीब को हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उसकी गरीबी हटाना चाहते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है उनको देना? उनके दवाई के पैसे, उनके बच्चों के फीस के पैसे, उनके बच्चे को खाने के पैसे, क्या उनके कपड़े नहीं देना? क्या ये पाप है? क्या ये गलत है? वो हमने करा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हमने लिया हुआ निर्णय एक आम हमारी साधारण घर की बहन है, उसको एक राहत देने का निर्णय हमने लिया है और ये परमानेंट शुरू रहेगा। ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। 2 और मुद्दे जो अलग अलग जगहों पर, चूंकि हम लोग आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में गढ़चिरौली से लेकर कोंकण तमाम जगहों पर गए हैं। एक तो मराठवाड़ा में सर मराठा आरक्षण का मुद्दा, जरांगे पाटिल ने आपके कहने पर उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल था छोड़ा था। आपको लगता है वो मामला सलट गया है, वो इस बार चुनाव में बड़ा इशू नहीं बन रहा है? क्योंकि वो तो अपने मांग पर अड़े हुए हैं कि जो हमें वीडियो बना के देगा, जो हमें एफिडेविट में लिख के देगा कि हम ओबीसी में आरक्षण देंगे, हम तभी साथ देंगे। देखिए, हमारी सरकार ने कहा था मराठा समाज को आरक्षण हम देंगे, मराठा समाज को हम न्याय देंगे, लेकिन अन्य किसी भी ओबीसी समाज हो और अन्य समाज, उसका कम करके उनको डैमेज करके हम नहीं करेंगे हम। लेकिन इनको देंगे, उनका हक है, वो देंगे। हमने खुलेआम छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाई थी और 10% रिजर्वेशन हमने दे दिया। उसका फायदा लोग ले रहे हैं और वो हाईकोर्ट में गया हुआ पेंडिंग है। कौन उसको रद्द करने को गया है? पूछो ये महाविकास आघाड़ी के लोग। इन्होंने कभी दिया नहीं, देने की बात आई तब नहीं दिया, देने का मौका था तब नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज का इस्तेमाल किया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और इसलिए हमने दिया है। और देवेंद्र फडणवीस जी वो जब मुख्यमंत्री थे तभी भी उन्होंने दिया था। 50 से ऊपर ना सर, लेकिन हाँ तो क्या है, कोर्ट में जाता है 50% से ऊपर। कोर्ट ने कहा है ऐसा राज्य सरकार को अधिकार है एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में 50% से अभाव दे सकते हैं। उन्होंने एक विंडो रखा है, जो समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो और वो प्रूव होता है तो उसको हम दे सकते हैं, राज्य सरकार उसका निर्णय ले सकता है। तो हमने बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, जस्टिस शिंदे कमेटी गठित की और इनको सर्टिफिकेट भी दिया है, कुंभी प्रमाण पत्र और 10% रिजर्वेशन दिया है। मेरा मराठा समाज से अपील है, आज तक के राजनीतियों ने, आज तक के जितने सत्ताधारी पार्टियों ने सिर्फ मराठा समाज को यूज किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उनको जो देना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको कई योजनाओं का लाभ देना है, वो हम जरूर देंगे। किसी को अन्याय नहीं करते हुए, ये हमारा वादा है, ये हम जरूर देंगे। और मराठा समाज के दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ये जहन बात जो है बैठ रही है। रोजगार पर शिंदे साहब का रोड मैप क्या है? पानी पी लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप 4 बजे 5 बजे लौट रहे हैं अलग अलग जगह से, और फिर आज निकल गए हैं नासिक, धुलिया, कई जगहों पर आपको चुनावी सभाएं लोगों के बीच में करनी है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर सर, रोजगार भी एक इशू है, रोजगार को लेकर शिंदे साहब का रोड मैप क्या है? हमारी सरकार ने, अभी हमारी सरकार मौजूदा थी, उसमें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप देने का निर्णय किया।
6,000 पीएम इंटर्नशिप वाला है? नो ये अलग से हमारा राज्य आपका राज्य सरकार 6,000, 8,000, 10,000 पर मंथ। जो 12वीं है 6,000, डिप्लोमा है 8,000, डिग्री है 10,000। 10 लाख का टारगेट हमने किया है। 2 लाख तो दे दिए, 2 लाख शुरू हो गए। 2 लाख शुरू हुए। अभी हमारे नए एजेंडा में 25 लाख लोगों को नौकरियां देने का आपने ऐलान किया। ये 2 लाख सर कहाँ पे कर रहे हैं? महाराष्ट्र में प्राइवेट सब जगह, कंपनीज में? प्राइवेट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट जो है हमारी कॉर्पोरेशन है उसमें तो लोग अभी काम कर रहे हैं। और अभी 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो इंडस्ट्री आएगी, ट्रेंड मैन पावर मिलेगा उनको। और कई ऐसी स्कीम्स हैं कि वहाँ खुद के पैरों पे भी खड़ा रहने के लिए हमारी स्कीम है। अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंत्री 15 लाख रुपए हम देते हैं, इंटरेस्ट हम भरते हैं, उनको रोजगार देते हैं। ऐसी कई योजना है, मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना, उसमें हम देते हैं। तो हमारा टारगेट है 25 लाख युवाओं को नौकरियां देना, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो। अब कुछ पॉलिटिकल सवाल आते हैं जिसके साथ अंत करेंगे इस इंटरव्यू का। कोंकण का पूरा इलाका आपकी कर्मभूमि है, ठाणे, आपके बेटे श्रीकांत शिंदे भी सांसद है वहां से, कल्याण से। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि पूरे महाराष्ट्र में 53 सीट्स है जहां पर सेना वर्सेस सेना है, मतलब शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे। कैसे आप लोगों को कैसे ये कन्विंस करते हैं कि उद्धव नहीं, मुझे चुनो, मैं असली हूँ? कैसे? देखिए, हाँ, लोगों को कैसे? लोकसभा में स्ट्राइक रेट हमारा ज्यादा था। अभी विधानसभा, लोकसभा में तो कई उन्होंने लोगों को गुमराह भी किया, फेक नैरेटिव फैलाया, सब कुछ करने के बावजूद हमारा स्ट्राइक रेट उनसे ज्यादा था। आज जो काम हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, मैं वादे के साथ कहता हूँ, कोंकण में लोकसभा में उनको 0 मिला है, थाना में 0 मिला है, संभाजी नगर में 0 मिला है। अभी हमारे सामने जितने सीटें हैं उनमें मेजॉरिटी सीटें शिवसेना, एकनाथ शिंदे जीतेगा, धनुषबाण जीतेगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली, धारा वाली पार्टी, इसे वोट करेंगे। अभी उनके साथ वोट बैंक कौन सी है? ये कांग्रेस की वोट बैंक है, ये टेम्पररी है, ये एक्सीडेंटल है। अभी हमारे पास परमानेंट है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, उभाटा और शिवसेना हमारी, इनकी फाइट हो तो मेजोरिटी सीट जो है हम जीतेंगे। वोट जिहाद क्या होता है सर? वोट जिहाद और वोट का धर्म युद्ध, ये छत्रपति संभाजी नगर आपने जैसे बोला तो मुझे याद आया, ये सच है कि आपकी सरकार ने किया ये, जो कि बाला साहब का सपना था। आपने अहमदनगर को भी अहिल्यानगर किया, लेकिन ये वोट जिहाद हो रहा है, हम वोट का धर्म युद्ध क्या है? ये कौन कर रहे हैं? ये कांग्रेस और ये महाविकास आघाड़ी कर रही है। और ये होता क्या है? वोट करो, वोट करो, वोट करो, वोट करो, सभी मजहब को बोलो, धर्म को बोलो। ऐसे राजनीति वोटों की करना और जाति पाति में दरारें पैदा करना, ये तो कांग्रेस ने पहले से किया है। ये ब्रिटिश लोगों की आइडियोलॉजी थी, तोड़ो फोड़ो और राज करो, वैसे कांग्रेस कर रही है, महाविकास आघाड़ी कर रही है। ये तो देख रहे हैं आप, तो वोट का लोकसभा में देखा है। तो हमारे लोग, जो हमारे मोदी जी ने कहा है, एक है तो सेफ है, तो एक है तो एक होकर वोट करो, स्टेट के लिए एक करो, से हमारा राज्य को सुरक्षित रखना है, तो फिर से एक होकर वोट करके ये महायुति सरकार को जिताओ। क्या गलत है? हमने कोई उसमें जात पात धर्म का इस्तेमाल किया है? सामने तो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। पर वोट का धर्म युद्ध कहना अच्छा है, सही है? क्या धर्म युद्ध में क्या? वोट मीन्स क्या है? क्या चुनाव आयोग नहीं कहता वोट करो? क्या आप लोग नहीं कहते वोट करो, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाओ? ये डेमोक्रेसी में क्या करना है? हर एक ने वोट करना है, हर एक ने वोट करना है, ये कह रहे हैं आप लोग। अजित पवार पर अब आते हैं, आखिरी के 2 सवाल हैं। क्या अजित पवार आपके महायुति में सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे? मैं डेटा के साथ सवाल पूछ रही हूँ। 1 सीट उनका आना, इस बार भी 41 सीटें हैं जहां पर उनका सीधा मुकाबला शरद पवार से है। शरद पवार का कद सब जानते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या है।
ऐसे में 40 सीट्स में डायरेक्ट 5 है, अजित वर्सेस पवार वर्सेस पवार। क्या वो कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं महायुति? शिवसेना और बीजेपी उनके साथ है। अजीत दादा के साथ शिवसेना बीजेपी की ताकत है। वोट हमारे जो है उनको कन्वर्ट होंगे, मिलेंगे, उनके कैंडिडेट जीतेंगे। कि अभी अजीत दादा अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। मैं हूँ, देवेंद्र जी है। आपको चित्र जो है 23 तारीख को दिखाई देगा। पर वो नवाब मलिक पर आप लोगों की सुने नहीं। उन्होंने शिवाजी मानकुर्द की सीट पर नवाब मलिक को उतारी। आपके सुरेश बुलेट पाटिल वहां से हैं। दिया है हमने। हमारी भूमिका पहले से थी वो हमने निभाई है। हम देखिए कोई भी भूमिका बदलते नहीं, भूमिका में कायम रहते हैं। यही तो बाला साहब की सीख है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, और वो सवाल ये है कि क्या 23 नवंबर को जो भी नतीजा आता है, आप दम भरेंगे युति जीतेगी, वो दम भरेंगे अगाड़ी जीत रही है, युति जीतती है, तो अभी भी सीएम पद को लेकर एक लोग जानना चाहते हैं ना सर, क्यों क्या बात हुई है। जैसे आप लोग उधर पूछते हैं कि उद्धव जी का सपना पूरा करेगी कांग्रेस या अपना सूखा खत्म करेगी, तो ऐसे ही इधर भी सवाल आता है। दोनों पक्षों से सबसे मजबूत नेता के तौर पे आप किसको? दोनों पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी वाली है। वो दोनों आइडियोलॉजी वाली पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी, वो इकट्ठा हुई है खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के पार्टी के लिए, खुद को क्या मिले इसके लिए। हमारी महायुति जो है, हमें क्या मिला इससे, हमारे स्टेट को क्या मिलेगा, महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, महाराष्ट्र की जनता को क्या मिलेगा, ये सोचने वाले हम। इसलिए कौन सीएम होगा इससे बजाय हम एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। पहले इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली महायुति की सरकार, सिमिलर सरकार, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार एक विचारधारा की पार्टी यह आनी चाहिए जो इस महाराष्ट्र का विकास करे। ये महाराष्ट्र के विकास का विकेंद्रीकरण करेगा, डिसेंट्रलाइज करेगा डेवलपमेंट का, और हर रीजन को मौका देगा, रीजन वाइज डेवलप होगा। ये हम चाहते हैं। ये बाकी बातें तो हमारी तो मेजोरिटी आने वाली है। कितनी? थम्पिंग सीटें? आपका सर्वे क्या कह रहा है? हमारा सर्वे 160 प्लस है। 160 प्लस। चलिए, अब 23 नवंबर को आपसे फिर से बात करेंगे। एकनाथ शिंदे जी, बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो चुनावी मैदान में अब 23 नवंबर को जीत का दम भर रहे हैं, 160 से ज्यादा सीटों का भी वो दाव खेल रहे हैं, और इसी के साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भी बने, रेस में हम नहीं है, लेकिन युति महाराष्ट्र की जनता के लिए सोच रही है। इसी के साथ उन्होंने कपास और सोयाबीन के किसानों पर भी अपनी बात कही है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।